नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल गई है। इस एंट्री में चीन की अहम भूमिका रही है, जो लगभग हर मोर्चे पर भारत का विरोध करता रहा है। इस सम्मेलन के लिए कजाकिस्तान पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस बातचीत में केंद्र में भी पाकिस्तान और आतंकवाद रहा, लेकिन सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी फौज के दबाव में ही दिखे। ऐसे में हम तो पूछेंगे में पहला सवाल, क्या चीन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना काम आएगा? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तानी फौज पर लगाम लगा पाएगा चीन? और सवाल नंबर 3, क्या पाकिस्तानी फौज नवाज शरीफ को आजादी से काम करने देगी? इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। As leaders, we should leave a legacy of peace and amity for our future generations, not a toxic harvest of conflict and animosity. Instead of talking about counterweights and containment, let us create shared spaces for all. I congratulate India for joining the SCO family. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के साथ ही भारत ने एक बार फिर पाक समर्थित आतंकवाद को निशाना बनाया। पीएम मोदी हिंदी में बोले और बड़े ठोस अंदाज में उन्होंने आतंक को मानव मूल्यों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया। तो वहीं उनके बाद बोलते हुए नवाज शरीफ बैकफुट पर नजर आए। नवाज बस इतना ही कह पाए कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम सबके साथ हैं। We fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. मजे की बात यह कि वो कजाकिस्तान में भी अपनी फौज के दबाव में दिखे। भाषण खत्म होते ही एक फौजी अफसर ने उनके कान में कुछ कहा और नवाज बड़े सचेत होकर उसकी बात सुनते रहे। बहरहाल इस बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दूसरी ओर से घेरने की तैयारी शुरू की है। एससीओ की बैठक के लिए गए पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े कई मुद्दे पर बात की। सूत्रों के मुताबिक इनमें सीपीईसी और गिलगित बल्तिस्तान तो थे ही, सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए पाक पर लगाम लगाने की बात भी थी। पीएम मोदी ने चीन को एससीओ की सदस्यता दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। हमारी सदस्यता के समर्थन के लिए मैं एससीओ के सभी देशों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माना जा रहा है कि चीन भारत पाक रिश्तों को लेकर चिंतित है। चीनी मीडिया में चर्चा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का साया एसओसी पर भी पड़ेगा, लिहाजा चीन इस पर लगाम लगाने की बात खुद ही सोच रहा है। पीएम मोदी ने इसलिए जिनपिंग से मुलाकात को तरजीह दी, लेकिन नवाज शरीफ से चलते चलते हाथ मिलाकर रह गए। किसी राजनयिक बातचीत के बजाय उनकी मां का हालचाल पूछकर रह गए। हालांकि घरेलू सियासी मैदान पर इसे लेकर भी असंतोष है। शिष्टाचार तो अवश्य करें प्रधानमंत्री जी, परंतु हमारे जिन शहीद जवानों के सर पाकिस्तान ने काट लिए, क्या उनके बारे में भी पाकिस्तान से पूछा? अपने पारिवारिक रिश्ते निभाएंगे, ये उनकी शादी में जाएंगे, वो इनकी मां के लिए शाल देंगे, इनकी यारी होगी, लेकिन जनता के बीच यारी नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, चलते चलते हाथ मिलाने में हर्ज क्या है? रास्ते में चलते हुए शिष्टाचार का नमस्कार भारत की परंपरा है।
लेकिन इतना तो तय है कि नवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल अच्छी बातें करते हैं, बातों पर अमल उनके बस का नहीं। वो अपनी फौज के जरिए कराई जाने वाली घुसपैठ को रोकने में सक्षम भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आए दिन घुसपैठ की वारदात न होती और पाकिस्तानी आतंकी हमारे सैनिकों की गोली के शिकार नहीं होते। और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फौज का ही आदेश मानते हैं नवाज? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #SCO समिट के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में तारुफ करवा दें। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही संजय झा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जयदेव रानडे, जो कि रॉ के ऑफिसर हैं, चाइना रॉ के ऑफिसर रह चुके हैं और चाइना मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ कमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में शफकत सईद साहब जुड़ेंगे, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ। शुरुआत सुधांशु जी मैं आपसे करूंगी इस चर्चा की। चीन के रुख में बड़ा बदलाव, इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले जहां हम सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर थे, अब हम मेंबर बन गए हैं SCO के। देखिए, कहीं ना कहीं ये भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय महत्ता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या सामरिक क्षेत्र में हो, यह उसके बढ़ते हुए प्रभाव का एक प्रमाण है। दूसरी बात, मैं यह भी मानता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस रीजनल लेवल पे भी, यानी जो क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं, इसमें भी हमने एक प्रभावी भूमिका निभाई है और उसके साथ साथ एक असर्टिव भूमिका भी निभाई है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, भाई सार्क समिट होती थी, सार्क में पहली बार ऐसा हुआ कि इस क्षेत्र के दो बड़े मुस्लिम देशों अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की आलोचना की। हमने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान के साथ हमने एक सख्ती बना के रखी है कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चलेगी। अगर कोई भी वार्ता होगी तो केवल पहले आतंकवाद पे होगी, बाकी किसी अन्य विषय पे होगी। तो मैं यह भी मानता हूं कि अगर आप देखें तो सिर्फ चीन को छोड़कर बाय एंड लार्ज पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग है। भारत भी एक प्रभावी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है इस समय, और चीन के बराबर हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रतिस्पर्धा करते दिख रहे हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से चीन हमसे बेहतर स्थिति में हो सकता है, पर मैं यह कह सकता हूं कि कूटनीतिक दृष्टि से इस समय हम चीन से कुछ बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए मैं इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं और इसके मैं मानता हूं कि इससे क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार में इस पूरे यूरेशिया रीजन में हमें निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण भविष्य में सफलताएं हासिल होंगी। संजय जी, आपका क्या मानना है? SCO का जिस तरह से सदस्य भारत को परमानेंट बनाया गया है, पाकिस्तान का कुछ नरम रुख और चीन का भारत के प्रति बड़ा ही गर्मजोशी का रुख, इसकी असल वजह जो सुधांशु जी बता रहे हैं वो है, या फिर आपका नजरिया कुछ और है? देखिए, हमारे सोच में मोदी जी की सरकार के सामने कोई सामरिक कूटनीति है ही नहीं। मेरा आवाज एको कर रहा है, जरा उसको दिखवा लीजिएगा। दुरुस्त कराते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन तब तक मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि अब आप ये देखिए कि उरी में जब हमला हुआ था तो उसके बाद से मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम तो पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर लेंगे, और ये बहुत अभी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय माहौल है। और मैं सोचता हूं कि इतने बदलते माहौल में भारत के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है वो एक नया एक्सिस है, ये रशिया, पाकिस्तान और चाइना का। और ये हमारे बिल्कुल बॉर्डर्स पे आ गए, हमारे जो बिल्कुल सीमा पर आ गए हैं। और इस वक्त इस तरह इतने आतंकवाद के हमले हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो और भी नजदीकी हो गए। पाकिस्तान चीन की इकोनॉमिक कॉरिडोर एक है, लेकिन अब चीन इतना, उनका जो अभिलाषा है वो, आप यदि OBOR वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट देखिएगा, उसमें 60 देशों ने उनको समर्थन देने के लिए वो तैयार हैं। और उसमें एक तरीके से रशिया और चीन के बीच में, रशिया को बहुत ही इस बात पर रुचि है कि वो चीन के साथ रिश्ता बढ़ाए, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय जो एक वातावरण से अपने आप को पीछे
खींच रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नीति है। तो एक तरीके से रशिया को चीन का इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है, उनको चीन के पैसे मिल रहे हैं, उनको चीन के टूरिस्ट मिल रहे हैं। संजय जी, मैं वापस आपको सवाल पर लाऊंगी, जिस तरीके से क्या ये भारत की सामरिक जीत है? मैं आ रहा हूं। रशिया, मैं तो समझता हूं कि भारत खुद मोदी जी के सरकार के अंदर आइसोलेट हो गया है, और ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक चिंताजनक विषय है, और इनकी कूटनीति बिल्कुल विफल, बिल्कुल असफल हुई है। और मैं समझता हूं कि इस पर मोदी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए एक तरीके से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर हो सकता है। क्योंकि आप कश्मीर बॉर्डर पे चीन आपके और भी नजदीक आ रहा है, वो वन बेल्ट वन रोड को लेके, और चीन को इन्होंने जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं। और आप देखिए कि आज इतना आक्रामक हो गए हैं चीन, आज मैं समझता हूं कि अमेरिका का टक्कर लेने के लिए तैयार है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। इस बीच में आपने देखा होगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नामंजूर किया एक एक्सरसाइज, एक हमारे जो मैरीटाइम या नेवल एक्सरसाइज होने वाले थे। तो भारत एक तरीके से मॉस्को और वॉशिंगटन का जो रिश्ता है उस पर भारत ने बैलेंस नहीं लाया है, और एक तरीके से इनकी कमजोरी ये रही है कि एक अमेरिका के सामने बहुत दब चुके हैं। मोदी जी बहुत दब के अमेरिका को हैंडल किया है। मैं बहुत गंभीर एक बयान कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी बहुत दबे हुए हैं। ये सरकार, जीजे सिंह साहब, संजय झा जिन बातों को तवज्जो दे रहे हैं, क्या हकीकत में वैसा ही है कि चीन के अभी भी बहुत ही बेहतर पाकिस्तान के संबंध हैं, और हम जिसे कामयाबी मान रहे हैं असल में वो कामयाबी नहीं है, वो एक ऐसा छलावा है जिसे हम भारत में अपने आप को गदगद महसूस करने के लिए जी रहे हैं? देखिए, हमें इस बात के ऊपर बिल्कुल बड़ी सोच समझ से बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसे कहते हैं, उसके अंदर शामिल होना अच्छी बात है। वो ये है, इसलिए है क्योंकि ये अगर हमने रीजन के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई प्रभावशाली काम करना है, जहाँ अपना प्रभाव रखना है, तो हमें एससीओ का मेंबर बनने से जो उनका एजेंडा है उसको हम इन्फ्लुएंस, उसको हम प्रभावशाली कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक बहुत बड़ी ताकत है इस रीजन के अंदर, और इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमारा एससीओ के अंदर प्रेजेंट होना ये बहुत जरूरी है। और साथ ही आप इसका भी जवाब दीजिएगा कि जो कोई चीन भी के इस बदले हुए रुख की वजह क्या है? है जीजे सिंह जी, संजय झा की इस बात के साथ आप ये भी बात बताइएगा कि आखिर चीन के इस बदले हुए रुख की वजह क्या है? देखिए, उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ तो एक बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी 46 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है। चीन एक बहुत ही कूटनीति से काम ले रहा है, क्योंकि वो हमारे से भी रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर, हमारा उनके साथ बहुत लंबा बॉर्डर है। साथ में वो ये भी समझता है कि जो अमेरिका है वो हमको चीन के अगेंस्ट एक काउंटरवेट एक रखना चाहता है अपनी तरफ, और मेरा ये मानना है कि चीन की जो कूटनीति है बहुत ही आगे जा चुकी है, काफी अच्छी उनकी जो कूटनीति वो लग रही है मुझे। क्योंकि साथ में जो बात इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट उसको बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि जो ईरान है, ईरान इस बात के ऊपर जो जिसको हम सीपीसी कहते हैं, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर चुप्पी बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये ईरान के बॉर्डर से गवादार पोर्ट को बहुत नजदीकी से जाता है, और ईरान को एक्सेस मिलती है चाइना के साथ बिजनेस करने के लिए, और जितने सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके साथ उसको अगर वो अपना रिलेशन ठीक रखता है, और पाकिस्तान और ईरान जैसा उसका रिलेशन चल रहा है अगर उसको देखा जाए, तो अगर वो उसके लिए एक एक्सेस मांगता है सेंट्रल एशिया के लिए, तो उसको ये बनी बनाई एक सड़क मिल जाती है, वो वहां से अपना जो ट्रेड करना चाहता कर सकता है। सेंट्रल एशिया के जितने ये देश है जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और
जितने हैं उनके साथ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो कूटनीति है वो भी ये प्रभावशाली तरीके से हम चाइना के साथ टक्कर में हैं, उसके साथ में हैं, क्योंकि हमने चाइना को ये भी बता दिया जब हम एससीओ अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग वहां पे हुई थी, वहां जयदेव जी आप जीते सिंह को सुन रहे हैं। मैं सवाल फिर से वही लाऊंगी आपके पास, क्या ये भारत की सामरिक एक कामयाबी है या फिर ये असल में चीन की सामरिक कामयाबी है? ये तो काफी टाइम से एप्लीकेशन दे रखी थी और अब मौका आ गया तो भारत ने ज्वाइन किया है, जरूर ये सोचते हुए कि अगर हम इस एससीओ में समर्थन दे तो शायद हमारा जो पोजीशन है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और दो तरीके से स्ट्रेंथन हो जाएगा। एक कि पाकिस्तान पे अगर हो सके तो हम दबाव लाएं, क्योंकि बाकी के देश जो हैं, खास तौर पे चीन जो है वो तो दबाव नहीं लाएगी पाकिस्तान पे, पर अंदर होके एससीओ में ज्वाइन करके शायद हम प्रेशर ले आ सके। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं उनके साथ एनर्जी के संबंध हम शायद ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके, पर इससे ज़्यादा अगर हम ये समझें कि एससीओ में आके एक हम कुछ बदलाव लाएंगे, वो अभी तो प्रेमेच्योर है, बाद में जाके देखेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है, जिस तरीके से मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी शी जिनपिंग के साथ और जिस तरीके से शी जिनपिंग ने उत्तर दिया, इसका ये एक मीनिंग बहुत क्लियर आ जाता है कि दोनों देश जो हैं ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस नाजुक स्टेज में रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना का, उससे वो निकलना चाहते हैं और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेहतर रिश्ते की शुरुआत होने की ये बुनियाद है एससीओ में भारत का प्रवेश। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं और साथ ही नवाज क्या वाकई में कठपुतली प्रधानमंत्री है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शौकत सईद हम उम्मीद करेंगे कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ, और उनसे पूछेंगे कि आखिर सेना का अफसर क्या कह जाता है नवाज शरीफ पर के कानों में, और पूरी दुनिया में चर्चा यह हो जाती है कि आखिर कठपुतली की तरह क्यों सेना के दबाव में काम कर रहे हैं नवाज। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, आपको हम बता दें, सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फौज का आदेश मानते हैं नवाज शरीफ, और इस पर बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में हमें एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं। 91% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 9% का ना में। साथ ही ट्विटर पर भी यही प्रश्न पूछा था, 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 8% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शौकत सईद साहब, पाकिस्तान मामलों के रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। शौकत जी, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठे हों या फिर कजाकिस्तान में, लेकिन सेना का साया उनके पास से हटता नहीं है। एक तस्वीर लगातार चर्चा में बनी हुई है नवाज शरीफ और सेना के अफसर की। खातून, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान से जो आपकी मुखालफत है वो आपको बिल्कुल अकल से आरी ना करे, आपकी अकल पे पर्दा ना डाले। और बराए मेहरबानी याद रखिए कि पाकिस्तान हुआ है शफकत जी, वो दुनिया जानती है, वो हमेशा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ट्रेवल करता है और मिलिट्री सेक्रेटरी उसका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, और वो उसकी स्पीच, उसके आर्गुमेंट, उसके पेपर, उसकी सारी चीजें उसके पास होती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहता है। एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, एक नेवी का स्टाफ ऑफिसर होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का होता है, और एक एयरफोर्स का एडी कैंप होता है, एडीसी होता है। राष्ट्राध्यक्ष और भी बैठे हुए थे, और किसी के पीछे या और किसी के कान में आकर, किसी राष्ट्राध्यक्ष के कान में आकर किसी और अफसर ने नहीं बोला। तो आप भले ही मुस्कुरा लें, लेकिन दुनिया हंस रही है इस तस्वीर पर कि जो अभी तक तमाम बातों के जरिए नहीं सामने आया, वो तस्वीर खुद कह रही है। आपका मीडिया कितना अजीब तरीके से एक किसी भी कोई मसला ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है जिसको आप मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जवाब ना हो तो आपकी मीडिया ने ये मसला बना दिया है, आप ये जवाब देते हैं। नहीं, अभी आप मुझे बताइए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी क्या डिक्टेशन दे रही होगी कि मोदी साहब को थप्पड़ मारे? आप एक तो जबान संभाल कर बात करिए।
हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कतई हम इसमें इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आप जबान संभाल कर बात कीजिए। हम तहजीब से आपको बुलाकर यहाँ पर आपसे बातचीत जानना चाह रहे हैं, क्या मसला है, किस बात को लेकर ये चर्चा का विषय तस्वीर बनी हुई है। और आप मुस्कुराएंगे तो ये मुस्कुराहट झल्लाहट है, बौखलाहट है। शफकत जी, सुधांशु देख रहे हैं किस तरह की दलीलें दे रहे हैं शफकत सईद जी। सुधांशु, गलत रंग देते हैं और इसमें देखिए कितनी वाहियात और जाहिलाना बात कर रहे हैं ये शौकत सईद साहब। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं ये बात कहता हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जब तक डांटे फटकारे जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर फौज के द्वारा, फौज से जब तक डांटे फटकारे जाते हैं और उसके बाद आप इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और मेरे विचार से आपको इस बात के लिए इस समय माफी मांगनी चाहिए। कर रहा हूं कि आप अकल के नाखून लें। कैसे आपने हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया? ये कोई बात ही नहीं है, ये आपके साथ बुरी लगती है ये इस तरह की बातें करना। अरे सारी दुनिया जानती है। जरा आप एक चीज का जवाब दे दीजिए, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट, किसी के साथ मिलिट्री का आदमी क्यों सेक्रेटरी के रूप में जाता है? सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों है? क्योंकि मिलिट्री ने अपना जासूस लगा रखा है प्राइम मिनिस्टर के साथ एज पर्सनल असिस्टेंट। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का, और उसके बाद आप इस ढंग की वाहियात बातें कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। जीजा सिंह जी, मैं चाहूंगी कि आप शफकत सईद जी को जवाब दीजिए इस बात का, जिस तरह की वो अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके दिलो देखिए, मैं ये बात को क्लियर करना चाहता हूं हो गया है कि ये जो इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज का जो प्रयोग किया है, थप्पड़ जैसी बात की है, सबसे पहले ये बड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज है। ये ऐसी लैंग्वेज कर्नल को बोलनी नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये कुछ हद तक मानता हूं कि कर्नल साहब, कर्नल सैयद साहब, एक मिनट रुक जाइए। प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलिट्री सेक्रेटरी क्या डिक्टेशन देगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं आप ज्यादा अकलमंद हैं, मैं आपकी अकल से पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट बात तो सुनिए। आप बराए मेहरबानी अकल का इस्तेमाल करें। वो मिलिट्री सेक्रेटरी देखिए, प्राइम मिनिस्टर का, वो प्राइम मिनिस्टर से कोई चीज पूछ रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर को कहा होगा, वो प्राइम मिनिस्टर से कोई, अभी आप चुप ही हो जाइए ना, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं साहब, वो क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं। उसका अपडेट दे रहा है, आपने उसको अजीब सा मसला बना दिया है, अपने आप को मजाक का बाइस बना रहे हैं आप दुनिया में। मजाक आपका बन रहा है इस तस्वीर के मसला नहीं बना रहे, इसको हम साहब क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक बात तो सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए कर्नल साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट कोई भी होते हैं, जब वो चलते हैं अपनी कैपिटल से, अपनी जगह से चलते हैं, तो पूरी तैयारी करके चलते हैं। मैं बात मानता हूं मैं, और उनकी मदद के लिए, उनको पॉइंट्स याद दिलाने के लिए, जहां कोई उनको क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके साथ आपके जैसे नेवल असिस्टेंट है, एयरफोर्स असिस्टेंट है, आर्मी असिस्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑफिसर मैं देख रहा हूं ये ब्रिगेडियर रैंक के हैं। और ये हो सकता है, मैं तो यहां बैठा हूं कि वो कुछ उनको याद दिला रहे हैं, जब वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात ये आती है कि प्रेसिडेंट हो तो उनके साथ तो असिस्टेंट होते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर के साथ तो जो होते हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। वहां पे आप मुझे बताएं कि उधर आर्मी असिस्टेंट या नेवी असिस्टेंट या एयरफोर्स असिस्टेंट क्या कर रहा है? कोई भी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये लेकर नहीं चलता, तीनों प्रेसिडेंट हो सकता है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप ये क्लैरिफाई करें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे ये तीनों जा रहे हैं, के डेलीगेट बन के जा रहे हैं। हाँ, प्रेसिडेंट के साथ हो तो कोई बात नहीं। आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हुए, वो चीज, वो वैसे ऑफिसर होते हैं ना। जनाब, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हमेशा मिलिट्री सेक्रेटरी को अपने साथ लेकर फिरता है, अनलेस वो अपने पॉलिटिकल पार्टी या किसी फंक्शन में जाए। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के तौर पे, गवर्नमेंट के फंक्शन के तौर पे एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं विच इज नॉट हिज पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन, तो उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी हमेशा प्राइम मिनिस्टर को एकम्पनी करता है। अगर कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट प्राइवेट नेचर का विजिट हो तो उसमें
वो अपने सेक्रेटरी को नहीं ले जाने के, वो नहीं ले जाना चाहते, नहीं ले जाते। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल फंक्शन हो, चाहे वो किसी स्टेट का ऑफिशियल विजिट हो या किसी बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी हमेशा प्राइम मिनिस्टर को कर्नल साहब ये बताएं कि ये तो फॉरेन, ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो है एक फॉरेन विजिट के ऊपर है, वो चाइना में जा रहे हैं। फॉरेन एडवाइजर जो आपके सरताज अजीज हैं, जो उनके एडवाइजर टू द फॉरेन अफेयर्स, वो अगर कोई बात करे तो बात बनती है, मगर यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि बनने के उनके बाद जो से मिलिट्री नवाज असिस्टेंट साहब है पाकिस्तानी फौज से डरे हुए हैं, भारी दबाव में, और इस बार 2013 से 17 में पहुंच गए। लेकिन नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और तख्ता पलट का डर जो है वो इस तस्वीर में दिख रहा है, जिसको शौकत साहब नहीं बोल पा रहे हैं। रानडे साहब, क्या यही हकीकत नहीं है जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं शौकत साहब? बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो सब जानते हैं, अब तो बिल्कुल खुलेआम आ गया है टीवी के सामने। जो और ये जो कह रहे हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है नवाज शरीफ साहब के साथ चल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कागज़ है वगैरह वो सब देखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। मतलब वो जो भी नवाज शरीफ कर रहे हैं ये आर्मी एडीसी जो है वो देख रहा है। पर एक और बात मैं कहूँ, मुझे ये भी पता लगा है कि उस तस्वीर में एक आईएसआई का भी आदमी शामिल है, तो यानी कि दोनों नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं और उनको ज़रा उनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ। शफकत जी, दो ही तरह के लोग हंसते हैं, या तो जरूरत से ज्यादा जो बुद्धिमान हो या फिर जिसे कम जानकारी हो। तो आप किस में हैं? और आप राणा डे की बातों को भी सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब कुछ कहने को बाकी रह गया इस तस्वीर के बाद? देखिए जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अकल के नाखून लें, मसले को समझें, मसले के हल की तरफ जाएं। आप ये कीचड़ उछालना और बात बात का बतंगड़ बनाना, और जो अंग्रेजी में कहते हैं कि मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल, आप अकल की बात कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप अकल की बात करते हैं। आप जो हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। ये जो अकल की बात कर रहे हैं, अकल हमें मालूम है, अकल हिंदुस्तान में कमी नहीं है। फेंक दिया है, अकल घास चरने चली गई है। प्लीज अकल के नाखून लें और अपने मसाइल को हल करें। मसाइल के हल करने का ये तरीका नहीं है कि आप अपने आप को इतना ज्यादा एलिनेट कर लें कि हम बात करने के काबिल भी ना रहें। कोई इंटरेक्शन नहीं है। स्कूल के बच्चों को आप वापस कर देते हैं खैर सगाली के विजिट से, और आपके मुल्क से जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके ऊपर आप पाबंदियां लगा देते हैं। आपका ख्याल है कि इस हरकतों से, जिस तरह आपने भी ये मिलिट्री सेक्रेटरी की कंसल्टेशन को, हमारे अगर कोई सिटीजन जाता है वहां पे, हमारे वो निजामुद्दीन के 2 क्लैरिक्स गए वहां पे, आप उनको पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और आईएसआई के वो जो जाल है उस पर फंसा देते हैं। ये कहाँ की बात है? आप बात हमें सिखा रहे हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, हमारे सिविलियन जाते हैं, वो भी क्लैरिक्स निजामुद्दीन के, उनको पकड़ लेते हैं आप, और आपकी ऐसी उनकी डेरोगेशन करती है। ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सिखाते हैं, हम उनको ये करते हैं? ये आपको सुधरना चाहिए, आपको अकल से थोड़ा जिसे कहते हैं अकल से चलना चाहिए। आप हमें अकल सिखा रहे हैं, ये तो उल्टी गंगा चला रहे हैं आप। जरूरत है, आप मुझे बताएं, वो क्लैरिक्स है उनको पकड़ लिया, अकलभूषण था उसको पकड़ लिया जो एक काम कर रहा था, और कोई भी जाता है सिविलियन उसको पकड़ लेते हैं आप, और फिर आप हमें जो जिसे कहते हैं शिक्षा देते हैं। अच्छा शफकत जी, सरकार पर सैन्य शासन पाकिस्तान में क्या हावी नहीं है? तथ्य मैं आपके सामने रखूं, या इस बात को आप स्वीकार करेंगे, या फिर इसको भी कहेंगे कि कमअक्ली है और आपके पास तथ्य नहीं है? दोबारा बताइए। क्या सैनिक शासन पाकिस्तान में हावी नहीं है? सरकार से ज्यादा उसकी बात सुनी जाती है। और आपके आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं, आप कुछ और अनर्गल बात कहें। 1958, 1978, 1999 ये वो 3 मौके हैं जिसमें बड़ा तख्ता पलट सैन्य शासन की वजह से हुआ है। आप भी कुछ बोलेंगे तस्वीर पर, या फिर वही आप बेकार की बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल बात करता हूं। देखिए जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, उसके बीच में उसकी जो तीनों फोर्सेस जो हैं वो
बरसरे पैकार हैं दहशतगर्दी की जंग में, और ये दहशतगर्दी की जंग फाटा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध तीनों इलाकों में जारी है। इसके साथ साथ एलओसी के ऊपर भारत के साथ भी भारत की इश्तियाल अंगेजी का भी पाकिस्तान को सामना है। और इस तरह के हालात में किसी भी मुल्क को, कोई मुल्क इस तरह के हालात से ज्ञान दे रहे हैं, आप ये ज्ञान दे रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और बाकी मेहमानों के पास में दोबारा आऊंगी, सुधांशु जी और संजय झा जी। जिस बात को शौकत जी मानना नहीं चाह रहे हैं, मजबूरी हम समझ सकते हैं, वहां रह रहे हैं, वहां के नागरिक हैं, रिटायर्ड जनरल हैं और सारे तमाम तरह के दबाव अपने कंधों पर लेकर उस मुस्कुराहट के जरिए सब कुछ भूल जाना चाह रहे हैं, लेकिन तस्वीर सब कुछ कह गई है। ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे, जारी है। हमारे अगर कोई सिटीजन जाता है वहां पे, हमारे वो निजामुद्दीन के 2 क्लैरिक्स गए वहां पे, आप उनको पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और आईएसआई के वो जो जाल है उसमें फंसा देते हैं। ये कहाँ की बात है? आपको सुधरना चाहिए, आपको अकल से थोड़ा जिसे कहते हैं अकल से चलना चाहिए। आप हमें अकल सिखा रहे हैं, ये तो उल्टी गंगा चला रहे हैं आप। हम तो पूछेंगे में आज का सवाल, आपको बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फौज का आदेश मानते हैं नवाज। हमने ये सवाल पूछा था और हजारों की संख्या में एसएमएस और ट्विटर पर जवाब में आ रहे हैं। 97% लोगों का हाँ में जवाब आया है। वहीं यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था और 92% लोगों का हाँ में जवाब आया है। एक कहावत है कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन इस वक्त अब हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वही तस्वीर दोबारा दिखाने के लिए। वो तस्वीर तो पाकिस्तान का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ दिखा रही है। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से सेना के बोझ तले वहां की सरकार दबी हुई है। शौकत जी मानने को तैयार नहीं है इस बात को। हमारे साथ संजय झा है। संजय, ऐसे कठपुतली प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आतंक को रोकेंगे कैसे? देखिए, मैं तो पाकिस्तान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा वो मैं समझता हूं कि हास्य योग्य है, क्योंकि इनकी सरकारी प्रक्रिया जो भी हो अंत में उनको ज़मीनी हकीकत को तो स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं सालों से, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और उसके बाद वहाँ पर ढेर सारे कूज हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी और उसके बाद ISI उन दोनों के इशारे पर ही वहाँ के जो भी चुन के भी जो आते हैं प्रधानमंत्री वो हमेशा दबे रहते हैं। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, तो इस पर उनको क्यों इतना वो बौखलाए हुए ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए ये तो अहम कारण है, इसीलिए इतने सालों से हमारे किसी भी सरकार ने, जब भी हमने पाकिस्तान से बात किया है और कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से रिश्ते को हम सुधारें, हमारे जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढें, वो इसीलिए मुश्किलात में पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर यदि आप प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है जो उनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री से बात करें तो जहाँ भी उनको लगता है कि बातचीत बढ़ती है तो पाकिस्तान आर्मी नाखुश होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी पार्ट स्ट्रक्चर में वो कमज़ोर हो जाएंगे। आतंकवाद यदि जम्मू कश्मीर और भारत में जितने हमले हुए हैं सालों से, भयानक और भयंकर जो उन्होंने हमले किए हैं, उसके पीछे ISI और पाकिस्तान आर्मी का हमेशा हाथ रहा है। और ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और मीडिया भी इस बात को जानती है। अब वो लोग भी खुलेआम नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो भी फोटो दिखा रहा है वो एक बात है, लेकिन अंत में उनकी जो ढांचे को यदि आप देखिएगा तो ढांचे में सच्चाई तो यही उभर के आ रहा है कि प्रजातंत्र वहाँ पर एक जो कहते हैं कि एक अनएडल्ट्रेटेड प्रजातंत्र नहीं है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ लोकतंत्र बहुत कमज़ोर है और वहाँ पर आर्मी का, अंत में आर्मी का ही वीटो चलता है। अंत में आर्मी जो कहेगी वही होगा। और आज जबकि नवाज शरीफ जी पर एक पैनामा पेपर्स के जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उसके बाद से नवाज शरीफ जी और भी कमजोर हो गए हैं। अब ये सच्चाई है, उसका वो सामना करे या ना करे। शफकत जी, अब तो सरल सी भाषा में संजय झा ने बखूबी आपको समझा दिया होगा कि ये तस्वीर और आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्या है पाकिस्तान का। अभी भी मुस्कुराहट या फिर कुछ तथ्यपूर्ण बात आएगी आपकी तरफ से या फिर अनर्गल बयानबाजी? बोलिए शफकत साहब।
देखिए जी, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं उसका ये हल नहीं है कि जो आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत कमजोरी का मुजाहरा करता है। आप एक गलत बात करके एक आम बात को पतंगड़ बना रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है और ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये जेब ही नहीं देता। ये पेटी पॉलिटिक्स सिर्फ छोटे लेवल के ऊपर अच्छी लगती हैं, इवन नेशनल लेवल के ऊपर भी इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इंटरनेशनल तो दरकना। मेरी सर, आपसे छोटे लेवल की एक पॉलिटिक्स रिक्वेस्ट तो आप होगी लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर पाकिस्तान से गोली दागते हैं, घुसपैठिए भेजते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, कुछ नहीं बेचते हैं। पत्थरबाजी के लिए फंडिंग करते हैं। बेच दें, OLX के ऊपर लगा दें अपनी आर्मी को, अगर आपकी ये बात हो तो ये किस तरह हो सकता है? सुधांशु जी, मैं चाहूंगी जवाब दें आप शफकत जी की बातों का। ये आपके अपनी पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज का नतीजा है। लोग आपके खिलाफ खड़े हैं और कश्मीर के लोग पिछले 70 साल से आपके साथ नहीं हैं और अभी जो है आपकी पॉलिसी की वजह से, आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से वो चीज आपके हाथ से बाहर निकल गई है। इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और शुक्र करें कि पाकिस्तान इसमें अभी तक मुलव्विस नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि मुलव्विस ना हो। सुधांशु जी, देखिए, शौकत सईद ने जो कुछ बोला है, उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ ADC के रूप में आर्मी के लोग जाते हैं। ये मैं मानता हूं एक इकबालिया बयान है कि बाहर जाके पाकिस्तान का वजीर आजम एक कागज भी इधर का उधर देख पढ़ ना सके बगैर फौज के नजर के। जिसे कहते थे ना, पुराने जमाने में बादशाहों का खुतबा पढ़ा जाता था ना कि सजदे में निगाह रहे तमाम होश किरत नजर बादशाह रहे, तो वो इनके वजीर आजम के लिए होता है कि सजदे में निगाह रहे तमाम होश किरत नजर फौज रहे। और हकीकत ये, इसलिए आज तक, जैसा संजय झा जी ने कहा, पाकिस्तान की जनता को डेमोक्रेसी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि फौज की हुकूमत और प्रभाव रहा। और फौज की हालात ये रही कि मुझे लगता सन 47 में आजादी के समय जो एक टुकड़ा भारत से अलग हुआ था वो कभी आजाद हुआ ही नहीं। कभी वो वॉशिंगटन की कदमबोसी करता रहा, आज बीजिंग की कदमबोसी कर रहा है। और जब इस ढंग के हालात होते हैं तो आप पूरे मुल्क को एक साथ नहीं रख पाते जनाब, मुत्ताहिद नहीं रख पाते। इसलिए आपसे पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश वो आपसे संभला नहीं, कश्मीर आपसे आपका संभल नहीं रहा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, फाटा संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा, सिंध को आज संभाल नहीं पाते और खामखा में झंडा बुलंद करते हैं कि हम कश्मीर लेंगे। ये मुगालता आपको उस फौज ने ही दे रखा है जो केवल भारत के विरोध के नाम पर पाकिस्तान में अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना चाहती है। आप देख लीजिए ना आप कहां पहुंच गए। आपका हमसाया, सरपरस्त, आपका मुहाविज चीन, और हम उसकी बराबरी पे खड़े होते हैं। आपको खैरात बांटने वाला अमेरिका, वो हमसे बराबरी पे बात करता है। कहां 70 साल में आप पहुंचे, कहां 70 साल में हम पहुंचे। ये दुनिया ने देखा, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहां अपना ऑफिस खोलती है और सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अलकायदा अपना जो सरगना ओसामा बिन लादेन आप क्या भेजता। शफकत जी, और कोई आंकड़े दिखाऊं या फिर सुधांशु जी की आंकड़े आपके कानों तक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान की असली हकीकत आप जो लगातार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो बार बार हम आईने की तरह आपके सामने लाकर रख दे रहे हैं। खातून, मैं आपके प्रोग्राम में मधु के ऊपर आया हूं, मैं आके घुसपैठिया नहीं हूं इस प्रोग्राम के बीच में। हमने कहा भी नहीं कि आप घुसपैठिया हैं। आपने भले ही बदजुबानी की हो, लेकिन एक लफ्ज हमारे किसी पैनलिस्ट ने ना हमने बतौर एंकर आपके साथ कोई भी बदतमीजी की हो। आपने शुरुआत की और आपने हमारे प्रधानमंत्री को गलत शब्द कहा और आप हमें कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल होना चाहिए। शफकत जी, आप याद कीजिए, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप बात भूल जा रहे हैं। अपनी बात रखिए आप। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि वो का जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी है, आपके ख्याल में वो क्या डिक्टेशन है? वो क्या कह रहा होगा कि इनको मारे? आप अजीब करते हैं। क्या आप मिलिट्री सेक्रेटरी की बात करते हैं, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि वो जो उनका सरताज अजीजा वो कहां पे था? वो उसको एडवाइस करना चाहिए। आप जो जवाब नहीं दे रहे इस बात का, आप मुझे जवाब देने देंगे? आप मुझे 1 मिनट तो दे, मैं बात करूं आपसे। आप मुझे जवाब देने नहीं दे रहे। आप बात करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, एंकर साहबा बात करना शुरू कर देती हैं। आप सब लोग 1 मिनट मुझे बात तो करने दें।
शफकत साहब, ये आपको गलतफहमी है मैं कि आपको आपको एक यहाँ सवाल बोलने पूछना, नहीं दिया जा रहा है। छोटा सा जी सवाल सिंह साहब पूछना। रुक जाइए जरा, इनका ये भी मुगालता खत्म कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में तरह तरह के मुगालते हैं ना कि भारत परेशान कर रहा है, वो बड़ी सहानुभूति चाहते हैं कि आतंकवाद वहां उनके लिए, तो वो खुद ही अपने आप से इससे जूझ रहे हैं। कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बताते हैं हमें बचा लीजिए, और खुद ही उसको पाल पोस रहे हैं। शफकत जी, अब आपकी बातचीत में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए 30 सेकंड 40 सेकंड बोलिए। अच्छा जी, पहली बात तो यह है जी कि हिंदुस्तान का इंटरेक्शन आईएसआईएस के साथ अभी कोई ढकी बात नहीं है। जो पहले आप एलिगेशन कहते थे उसको अभी दुनिया मानना शुरू हो गई है कि भारत की कंपनियां आईएसआईएस को पुरजेजात और एक्सप्लोसिव एक्सपोर्ट करती हैं और आईएसआईएस के कमांडर्स हिंदुस्तान में आकर मुआवजा कराते हैं अपना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो आप पाकिस्तान आइसोलेट करने की बात करते हैं, पाकिस्तान एससीओ का बन गया है और पाकिस्तान के जिन इलाकों को आप कहते हैं कि वहां पे लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान वहां पे एट्रोसिटीज कर रहा है, वहां पर फॉरेन मीडिया खुद आज है और पर 200 से बढ़कर वेस्ट की और मिडिल ईस्ट की एनजीओ काम कर रही हैं और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कश्मीर या नागालैंड या आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसी कोई हालात हो। तमाम इलाकों में कोई भी मीडिया हाँ, ये सब नहीं है शफकत जी, लेकिन लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, मुत्ताहिद जिहाद काउंसिल, तहरीक उल मुजाहिदीन के टेररिस्ट जरूर है आपके यहाँ, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। इनके टेररिस्ट है जिन्हें आप ट्रेनिंग देते हैं और हमारे यहाँ भेजते हैं परेशान करने के लिए, हमारे यहाँ के इलाकों को माहौल खराब करने के लिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करता पाकिस्तान में इनका नहीं है। ये मौजूद है और आपके हमारा माहौल नहीं। आप साहब देखिए, लेटेस्ट जो अभी टेररिस्ट एक्ट लंदन में हुआ है वहां भी पाकिस्तानी है। आप क्या बात कर रहे हैं? हर जगह पे पाकिस्तानी, हर जगह के ऊपर पाकिस्तानी आते हैं। ये लंदन अटैक के अंदर पाकिस्तानी। मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि अकल के नाखून लें, प्लीज गेट होल्ड ऑफ प्रूडेंस, यू हैव लॉस्ट इट। आपकी इंटरनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसीज है, तमाम की तमाम में जी आप सुन रहे हैं किस तरह की बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं शफकत साहब, जिनका कोई तथ्यों से लेना देना ही नहीं है, चूंकि उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में दलीलें रखनी है, वो तमाम बातें रख रहे हैं। टोपी पहन के बैठे हुए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं तोड़ सकते, काली टोपी पहनी हुई है आपने। उससे बहुत फायदा उठा सकते, आप उसका हिस्सा बन, लेकिन उससे पहले अपने आप को आपने आप इस प्रेजेंट बोलिए डांस के साथ सेट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आप पहले अपने आप को दुरुस्त करें। शौकत जी देखिए, आप इस बात को, आप इस सच्चाई को इनकार मत कीजिए कि आतंकवाद का निर्यात करना आपकी सरकारी कूटनीति रही है। और उसका उदाहरण कुछ दिन पहले ही जब अफगानिस्तान में एक बहुत ही, काबुल में बहुत ही भयंकर आतंकवाद हमले में इतने लोगों की मौत हुई है वहां पे, उस पर उन्होंने, आपकी सरकार, अफगान की सरकार ने हक्कानी नेटवर्क पर इल्जाम लगाया है, जिसको पूरे तरीके से, जिसकी निगरानी, जिसकी सुरक्षा आप लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है, या आपके जो अंदरूनी मसला है, इसका हल आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने आतंकवाद को खुद बढ़ाया है अपने नजर के अंदर। आपने हफीज सईद, अमेरिका आपको इतना मदद करता है, पैसे देता है, आपके लिए आर्म्स खरीदता है, अमेरिका ने हफीज सईद पर $10 मिलियन का इनाम लगाया, और आज भी हफीज सईद यहाँ वहाँ घूम के भाषण देते रहते हैं। तो आप लोगों ने जो सांप को, एक तरीके से आप देखिएगा तो सांप को कोई अपना पशु नहीं बनाता, और इसीलिए वो सांप कभी कभी भारत के विरुद्ध बाकी देशों पर अपना हमला करता है, लेकिन आपको भी अंदर से आप पर जहर फैला दिया है आपके समाज में। और जिस तरह से पाकिस्तान को ये खोखला कर रहा है, ये नासूर, इस बात को देखिए, हम लोग बात को बोलना तो दूर, इस बात को समझना भी नहीं चाह रहे शफकत साहब जैसे लोग। मैं राणा डे से आखिरी जाऊंगी, क्लोजिंग रिमार्क। राणा डे साहब, शफकत जी की बात सुनी आपने, तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी, क्या ये तस्वीर सब कुछ बयां नहीं करती कि पाकिस्तान के हालात कैसे रहे, कैसे और कैसे होने जा रहे हैं, चाहे वो भीतर की बात हो पाकिस्तान की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट जिस तरीके से फौज अपना हक चला रहा है वहां पे,
जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर को कब्जे में रखे हुए हैं, वो तो बहुत साफ अब वो बहुत जाहिर हो रहा है। पर मैं एक और चीज कहूँ, ये आपने बात की थी आतंकवाद की, वहां पे मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं है। जो आर्मी है, आईएसआई है और जो सिविलियन पॉलिटिशियंस है, वो तीनों मिले हुए हैं भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ये तय करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर शफकत साहब को एक और बात स्पष्ट कर दूं, जो पिछले साल तक आप समझते थे ना कि सॉफ्ट नेशन है भारत, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आप सॉफ्ट नेशन भारत को समझने की गलती ना करें, नहीं तो तमाम, अगर आप आंकड़ों को लेंगे पिछले साल से लेकर अब तक के, मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देंगे। आपकी असलियत और आपकी पोल जरूर खोलते रहेंगे। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।